Alright guys, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 40 है हमारी पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ 8th क्लास का। आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ हाज़िर हैं, चैप्टर नंबर 5, जो हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उसके बारे में हमें डिटेल्ड में बताता है कि जुडिशरी जो है वो क्या होती है। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है जुडिशरी का वो स्टूडेंट्स के माइंड में ये चैप्टर डेवलप करता है। गाइस, हम अपने पिछले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर जो हमने पिछले चैप्टर पढ़े थे उनके अंदर हम लॉ के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट हैं उनका क्या फंक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है और हाई कोर्ट का क्या रोल है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आपने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर यानी जो क्लास 7th क्लास 6 के अंदर ज़रूर जुडिशरी के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा कि एक्चुअली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं और कोर्ट का क्या होता है। जैसे कि हमने अपने जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमने सेकंड यूनिट के अंदर हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सब लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं वो लॉ की नज़र में इक्वल हैं और बराबर हैं। अगर कहीं पर भी जो लॉ हमारा है, कानून जो हमारा है, अगर वो वायलेट होता है, किसी भी पर्सन के जो राइट्स, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लॉ है वो हमें राइट ग्रांट करता है, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट जो हमें ग्रांट करता है, अगर वो वायलेट होते हैं किसी पर्सन के, तो एक मैकेनिज़्म होता है जिस मैकेनिज़्म से वो जो पर्सन होगा वो अपने राइट को इन्फोर्स करवाएगा। अगर उसके राइट जो हैं, अगर उसके जो हकूक़ हैं वो कोई छीनता है, कोई वायलेट करता है, तो वो इस मैकेनिज़्म के ज़रिए अपने जो राइट हैं, वायलेटेड जो राइट हैं उनको वो इन्फोर्स करवाएगा। तो उसी मैकेनिज़्म का नाम जुडिशियल सिस्टम है हमारी इंडिया के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर जुडिशियल सिस्टम जो होता है उसका काम यही होता है कि कानून की पासदारी करना, कानून की रखवाली करना, और कानून की जो उल्लंघन होता है, कानून की जो खिलाफ वर्जी होती है उसको रोकना, ठीक है ना। जो जुडिशरी है वो भी दूसरे आर्गन की तरह, यानी जो हमारा 3 आर्गन हैं गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेचर, लॉ बनाना, एग्जेक्टिव लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और इस तरह जो जुडिशरी है वो लॉ को इन्फोर्स कराती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिफाजत करती है, लॉ को इंटरप्रेट करती है। अगर कहीं पर भी कोई गलत लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, तो जुडिशरी जो है वो रोल में आती है, उसका रोल आता है, और वो यहाँ पर लॉ को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वो यहाँ पर उसको यहाँ पर अमेंड करती है लॉ को। यहाँ पर वो अगर कहीं पर भी फेर फर्क है लॉ के अंदर, तो यहाँ पर लॉ को वो अमेंड करके उसको क्या कहते हैं, उसे रिपेल भी कर सकती है, वो उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकती है अगर लॉ ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का जो काम होता है, यानी कोर्ट का जो काम होता है, वो जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी लॉ को रिव्यू करना, लॉ को देखना, कानून को अमेंड करना, तो ये उसका काम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर 5, उसकी अगर हम समरी की बात करें, तो ये जो मैंने आपको बोला कि हर एक जो लॉ है वो हर एक पर्सन के लिए, कोई भी कानून जो है हर एक पर्सन के लिए इक्वल है, और सब पर्सन कानून की नज़र में इक्वल हैं, एंड सर्टन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड व्हेन ए लॉ इज़ वायलेटेड। अगर कोई भी लॉ वायलेट होता है तो कुछ प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है, और रूल ऑफ लॉ को जो इम्प्लीमेंट करना होता है, वो जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा है, जो कोर्ट का मैकेनिज़्म है, वो इसीलिए है कि जुडिशियल रिव्यू को, और जो हमारा यहाँ पर जो कानून हमारा है, जो लॉ हमारा है, उसकी वायलेशन को रोकना और उसको इन्फोर्स करना, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब जानने वाले हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। द रोल ऑफ जुडिशरी इंक्लूड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो जुडिशरी हमारी है उसका रोल बहुत सारा है जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर किसी भी जो चाहे वो एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल है उसके दरमियान अगर कोई भी विवाद खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर उसका जो डिस्प्यूट जो होगा, झगड़ा जो होगा, उसको रिजॉल्व करना, उसको हल करना, ये जुडिशरी का काम होता है। जुडिशियल रिव्यू भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है।
यानी अगर कहीं पर भी कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वायलेशन में है, तो यहाँ पर उसकी रिव्यू किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू से कहते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अप होल्डिंग द लॉ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई कानून है उसको अप होल्ड करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको सही करार देना, और इस तरह किसी भी जो फंडामेंटल राइट है उनको इन्फोर्स कराना, ये हमारी जुडिशरी का काम है, ठीक है ना। यू विल आल्सो लर्न अबाउट द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, ये एक नया कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और फिर सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, जो कानून हमारा पावर है, जो अथॉरिटी उनकी सेपरेशन क्या होती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्लास जो 8th है उसके अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, यानी कोर्टों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारी अदालतों का स्ट्रक्चर क्या है। स्टेट डेली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, 1985 का एक केस है वो हम पढ़ने वाले हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि केस जो है उसकी साइटेशन क्या होती है और केस किस तरह लिखा जाते हैं साइटेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके दिमाग के अंदर डेवलप होने वाली हैं। डिफरेंट ब्रांच ऑफ लीगल सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कि जो लीगल सिस्टम हमारा है उसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं। फिर इस तरह हम डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास 8th के अंदर ये चीज़ें, इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम, और हाँ, डज़ एनीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि हर एक को कोर्ट का एक्सेस है या नहीं है, क्या जो भी सिटीज़न हैं वो कोर्ट के अंदर उनका एक्सेस है, यानी इंसाफ वो ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। तो चलते हैं हम अपने जो हमारा चैप्टर है उसकी ओर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, अगर पहले हम इसकी बात करें तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समरी के अंदर बताई। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कि जो हमारा जुडिशरी है उसका क्या रोल है। कोर्ट टेक डिसीजन ऑन वेरियस लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए सिटीजन, आर अबाउट शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर बिटवीन स्टेट्स, आर दे कैन पुनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क ऑफ जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, यानी हमारे जो कोर्ट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़ पर डिसीजन देते हैं, छोटे से छोटे इशू से लेकर बड़े से बड़े इश्यूज़ तक कोर्ट जो है उसका काम होता है डिसीजन देना, उसका काम होता है फैसला देना। जिस तरह कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, वो क्या स्टूडेंट को बीट कर सकता है, ये कोर्ट का काम होता है डिसाइड करना। या फिर यहाँ पर जो राइवल डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं दो स्टेट के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा ये यूपी है, ठीक है, ये यूपी है और नीचे यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से, यूपी से अगर यहाँ पर रिवर होकर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बात करें मध्य प्रदेश से कोई रिवर होकर यूपी के अंदर जाता है, 1 मिनट प्लीज़, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, तो अगर मध्य प्रदेश से कोई रिवर यूपी के अंदर जाता है तो यहाँ पर क्या, अगर इन दो स्टेट के दरमियान अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, कोई झगड़ा खड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट यहाँ पर राइज हो जाता है, तो कोर्ट का काम है यहाँ पर उसको इसका फैसला देना, उस डिस्प्यूट को सुनना और फिर उस पर फैसला देना और उनका मसला हल करना। आर दे कैन पुनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम, या फिर जो कोर्ट है उसका काम ये भी होता है कि जो लोग हैं अगर वो कोई पर्टिकुलर क्राइम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, उसने क्राइम किया, यानी उसने किसी का रेप कर दिया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें, इनका कानून ऑलरेडी किताबों के अंदर जो हमारा कानून है, जो हमारे यहाँ पर एक्ट बने हैं उनके अंदर लिखा हुआ है, और इस चीज़ पर सज़ा कौन देगा, कोर्ट देगा, ठीक है ना। कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि एक पर्सन जो मर्डर करता है उसकी कितनी सज़ा है, उसको कितनी सज़ा देनी है, ये सब चीज़ें कोर्ट कानून के मुताबिक यहाँ पर डिसाइड करेगा। अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग, हम अगर ब्रॉडली यहाँ ब्रॉड वे में बात करें, जुडिशरी जो है वो नीचे दिए गए जो हमारे वेज हैं उनके अंदर जुडिशरी डिवाइड हुई है, और जुडिशरी का काम इन चीज़ों के अंदर है। पहला जो हमारा सबसे पहला जो जुडिशरी का काम है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो विवाद खड़े होते हैं, जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, उनका यहाँ पर रेजोल्यूशन करना, उनको रिजॉल्व करना, उनको हल करना। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, यानी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जो सिटीज़न के दरमियान जो डिस्प्यूट खड़े होते हैं, यानी एक पर्सन जो है अगर वो किसी दूसरी पर्सन की ज़मीन में
ज़बरदस्ती अपना मकान बना लेता है तो, या फिर दूसरे पर्सन की ज़मीन का कुछ हिस्सा वो हड़प लेता है, तो उनके दरमियान जो विवाद खड़ा होगा वो कोर्ट में लेकर जाएंगे, और कोर्ट का काम है यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर डिसीजन देना और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, इस जो झगड़ा है इसको हल करना बिटवीन सिटीज़न एंड गवर्नमेंट। अगर कोई सिटीज़न है उसके और गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो उसको हल करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड थी और एक सिटीज़न है, उसने जाकर गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर मकान बना लिया। अब ये मसला अगर कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके दरमियान और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके दरमियान अगर कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, कोई फसाद है, तो उसका हल भी जुडिशरी यहाँ पर देगी। जो हमारे कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर, और जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई भी मसला यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो यहाँ पर कोर्ट का काम होता है, ठीक है ना। इस तरह जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, जुडिशियल रिव्यू भी दूसरा काम है कोर्ट का। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are the violation of basic structure of constitution. This is called judicial review. यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझना है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको हायर क्लासेस के अंदर ये कंसेप्ट अगर आज समझ आया होगा तो हायर क्लासेस के अंदर आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो फाइनल इंटरप्रेटर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी हमारी जो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर हमने पूरा जो हमारे फोर फादर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को का अगर कोई फाइनल इंटरप्रेटर है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई इंटरप्रेट कर सकता है, उसको अगर कोई उसके अंदर उसको पढ़कर अगर कोई रदल बदल कोई फेर फर्क कर सकता है तो वो सिर्फ कोर्ट ही है, ठीक है ना। कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा, और कोर्ट जो चीज़ बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का ये मतलब है, तो कोर्ट की बात यहाँ पर मानी जाएगी, और कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर है, ठीक है ना, इंटरप्रेट कर सकता है कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को। इस तरह जो हमारी जुडिशरी है उसका पावर ये भी है, यानी कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर के साथ साथ जुडिशरी का काम ये भी है कि वो किसी भी लॉ को, चाहे वो कोई भी एक्ट बना हो, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लेजिस्लेचर एक्ट बनाते हैं, उसको वो अगर वो एक्ट जुडिशरी को लगे, कोर्ट को लगे, अगर वो एक्ट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको फिलहाल अभी समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें बता दी हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको चेंज कोई भी नहीं कर सकता, ना ही कोई गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव कर सकती है इन चीज़ों को चेंज। यानी फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम मिसाल दें, आपको एक मिसाल में देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर की। जिस तरह हमारा जो इंडिया है उसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको कोई भी कानून, कोई भी यहाँ पर कोर्ट, ना ही कोई यहाँ पर नेता, ना ही कोई मिनिस्टर, ना ही कोई पीएम प्रेसिडेंट, कोई भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। किसी भी अमेंडमेंट के जरिए इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता कि जो हमारे इंडिया का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंटेरियन जो बनाते हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, इन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, फॉर एग्जांपल कल को पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर लॉ बना लेते हैं कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लाएंगे आज के अंदर, आज के बाद, ठीक है ना, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम आज के बाद लाएंगे, तो इस चीज़ को जो कोर्ट है वो नल एंड वाइड करार देगी, इस लॉ को, ठीक है ना, इस कानून को जो कोर्ट हमारा है वो नल एंड वाइड करार देगी। कोर्ट बोलेगा कि नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी कोई भी कानून जब बनता है पार्लियामेंट के अंदर, जब वो अगर वो कानून फंडामेंटल जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, फंडामेंटल राइट, अगर उनके ख़िलाफ़ है तो कोर्ट यहाँ पर उसको रिव्यू देगी उसके ऊपर, और उसको देखेगी कि ये जो लॉ है क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, या क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है इस लॉ से। इस तरह अगर हम आगे बात करें तो जो थर्ड काम है यहाँ पर, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। कोर्ट का एक जो अलग एक और काम है वो ये भी है कि कोर्ट जो है वो यहाँ पर जो लॉज हैं उनको अपहोल्ड करता है और जो फंडामेंटल राइट हैं उनको इन्फोर्स करता है, ठीक है ना। कोर्ट का ये भी काम है यहाँ पर। अगर किसी भी सिटीज़न को ये लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट जो उसको ग्रांट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर वो वायलेट होते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा,
या स्टेट के द्वारा, तो वो जो पर्सन है वो अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो डायरेक्टली जा सकता है कि वो मेरे जो फंडामेंटल राइट हैं वो वायलेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर राइट टू लाइफ है, ठीक है, या फिर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इस तरह और बहुत सारे राइट है। राइट टू एजुकेशन है, अगर किसी पर्सन को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसकी वायलेट होती हैं, तो वो पर्सन जो है वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वो यहाँ पर केस करेगा और यहाँ पर स्यू करेगा और बोलेगा कि मेरी फ़लाँ जो अथॉरिटी है, फ़लाँ जो बंदा है, उसने मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। क्लास जो 7th है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, जो क्लास 7th है की बुक है जो पॉलिटिकल साइंस की, उसके अंदर आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी हकीम शेख की। ओके, हकीम शेख एक लेबर था, एग्रीकल्चर लेबर था, जो एक रनिंग ट्रेन से गिरकर इंजर्ड हो गया और उसकी कंडीशन वर्स हो गई, ठीक है ना। और उसको एक हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करने के लिए लिया गया, लेकिन हॉस्पिटल जो है उसने उसको दाखिल करने से, एडमिट करने से इनकार कर दिया, यानी हॉस्पिटल ने उसका इलाज नहीं किया। On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, यानी जब उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, यानी उसने जब केस जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया कि मुझे फ़लाँ हॉस्पिटल के अंदर जब मैं गिरा था, मेरी कंडीशन वर्स थी, तो मेरी वहाँ पर एडमिशन नहीं की गई, मुझे वहाँ पर एडमिट नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर रूलिंग करते हुए, यानी इस केस को सुनते हुए, सुनवाई देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, जो हर एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट यानी राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, उसके अंदर सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा है वो ज़िंदा रहे, नहीं। राइट टू लाइफ एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। और इसी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि राइट टू हेल्थ, यानी सेहत का जो हक है, सेहत का, हर एक बंदा जो है उसको सेहत का हक है, राइट टू हेल्थ है उसका, ये भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और अगर कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगी, वो अगर किसी भी पर्सन के राइट टू हेल्थ भी वायलेट करती है, तो वो उसके फंडामेंटल राइट वायलेट करती है और उसको फंडामेंटल राइट वायलेट करने की जो सज़ा होती है, जो कंपनसेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो वो उसको देनी पड़ेगी। इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद द ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। यानी यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो हॉस्पिटल होती है वो गवर्नमेंट की होती हैं, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो यहाँ पर उस पर्सन को उसके लॉस जो उसको हुई, जो उसको वहाँ पर यहाँ पर एडमिट ना करके जो उसको लॉस हुई, तो उसको कंपनसेशन दी जाएगी। और फिर यहाँ पर जो एक पॉलिसी बनाएगी जो गवर्नमेंट है, एक ब्लूप्रिंट पॉलिसी बनाएगी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी के अंदर कोई भी पेशेंट अगर जो कोई भी जो पेशेंट है वो इमरजेंसी की हालत में है, तो उसको यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो केस था, इस केस का नाम है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये होता है जो केस, जो किसी भी कोर्ट के अंदर जो केस होते हैं, यानी अगर एक बंदा केस जाकर करता है तो इसको साइटेशन कहते हैं हम, ठीक है ना। लॉ की जो लैंग्वेज है उसको हम उसकी लैंग्वेज में हम इसको साइटेशन कहते हैं। ये यानी 1996 के अंदर जो केस का टाइटल है ये है और ये इसकी साइटेशन है, ठीक है ना। तो इसी को हम केस जो होता है उसको हम इसी तरह लिखते हैं। अगर एक बंदा जो है उसका नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, अगर ये दो एक दूसरे पर केस करते तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, ए वर्सेस बी, ठीक है ना। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर क्लासेस के अंदर आपको बहुत काम आने वाला है और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ए वर्सेस बी जो है इस तरह लिखा जाएगा और इसी को हम केस का टाइटल कहेंगे। और यहाँ पर जिस साल में, जिस डेट में उस केस की सुनवाई हुई है, यानी उस केस पर जो फाइनल सुनवाई दी गई, जजमेंट दी गई, फॉर एग्जांपल 2022 में उस पर जजमेंट दी गई, ठीक है ना, इस केस पर, तो उसको हम लिखेंगे ए वर्सेस बी 2022। और जिस बुक के ऊपर लिखा गया उस बुक का यहाँ पर पेज नंबर लिखेंगे और इस तरह, मतलब ये वॉल्यूम नंबर होता है, आगे बहुत लंबा, छोड़ो उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। यानी जो हमारा टेबल दिया गया है इसके अंदर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, ये चीज़ें पढ़ के, ठीक है ना, आप क्या टीचर की हेल्प से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स करना। यहाँ पर हमें डिस्प्यूट दिए गए हैं, टाइप ऑफ डिस्प्यूट, और यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई, यहाँ पर एग्जांपल दो। बट डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के दरमियान जो डिस्प्यूट हुआ,
यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके दरमियान और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, उसकी एग्जांपल दो। तो रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले सालों के कुछ साल पहले ही 2016 और 17 के अंदर जो जीएसटी एक नया एक्ट आया था, जीएसटी, ठीक है ना। तो जीएसटी के अंदर क्या हुआ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नहीं मान रही थी, क्योंकि जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स। यानी जो गुड और सर्विस टैक्स, पहले टैक्स जो थे वो बहुत सारे होते थे, बहुत सारे टैक्स, मल्टीपल टैक्स होते थे, फिर सब टैक्स को यहाँ पर इमलगमेशन करके टैक्स की यहाँ पर जीएसटी बना दिया गया, ठीक है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को नहीं मानती थी, क्योंकि ये जो एक्ट था जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर अपने रेवेन्यू लॉस होने का डर था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं मानती थी। तो इसको हम कहेंगे कि ये डिस्प्यूट था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के दरमियान, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, यानी दो स्टेटों के दरमियान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दो स्टेट, एक मध्य प्रदेश स्टेट थी और दूसरी आई थिंक जो महाराष्ट्र स्टेट थी, ठीक है ना। महाराष्ट्र स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर कुछ वाटर डिस्प्यूट चल रहा था। तो यहाँ पर जो एक जो रिवर था वो दूसरी रिवर के अंदर, जो दूसरा रिवर था उसके अंदर वो यहाँ पर एंटर नहीं होने देते थे उसको। तो इस तरह हम कह सकते हैं मतलब उसका पानी वहाँ पर एंटर होता था, लेकिन वो इस तरह उनका डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि ये हमारा जो पानी है जो पीछे से आ रहा है उसको ये उन चीज़ों के अंदर कंज्यूम करते हैं जो कंडीशंस के अंदर नहीं लिखी गई हैं। तो ये एक डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, इन दो स्टेटों के दरमियान ये हमने पढ़ा। तो अब हम नीचे पढ़ते हैं डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन, जो दो आदमियों के दरमियान डिस्प्यूट हो। यहाँ पर पर्सन ए है, उसने पर्सन बी का यहाँ पर कत्ल कर दिया, या पर्सन बी की चोरी कर दिया, उसकी ज़मीन के अंदर ट्रेस पास कर दिया, तो उसके दरमियान डिस्प्यूट होगा। लॉज दैट आर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए गए हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है जिन लॉज की वजह से। तो जिस तरह अगर हम बात करें जो हमारा यहाँ एक लॉ बना था AFSPA अफ्सपा, ठीक है ना, यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर मिलिटेंसी होगी, यहाँ पर कहीं स्टेट जो हमारी इंडिया है उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको ख़तरा है, तो वहाँ पर जो आर्मी होगी उसको और जो पुलिस होगी उसको ये मतलब उसको पूरी उनको ये छूट है कि वो किसी भी पर्सन पर गोली चला सकते हैं, किसी भी पर्सन को मार सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं आफ्सपा जो है ये फंडामेंटल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन में था। लेकिन इसमें भी बहुत सारी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सेप्शंस थी, क्योंकि जो नेशन की जो सिक्योरिटी होती है उसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको बचाने के लिए ऐसे एक्ट पास करने ज़रूरी होते हैं कभी कभी। जिस तरह हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे एक्ट का होना ज़रूरी होता है जहाँ पर अगर कहीं पर जो अनवांटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो स्टेट की जो हमारी यानी इंडिया जो है उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको ख़तरा है, तो ऐसे एक्ट का लाना ज़रूरी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे एक्ट हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसका क्या मकसद है, क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। तो हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है, जो आपकी जो फैमिली है, यानी आपकी फैमिली लैंड है यहाँ पर, यानी लैंड बिलोंग टू योर फैमिली, जिसको एक पावरफुल पॉलिटिशियन जो आपकी एरिया के अंदर रहता है वो यहाँ पर उसको इनकरेज करता है, यानी वो आपकी लैंड के ऊपर यहाँ पर कब्जा करता है, ठीक है। ये सिचुएशन पैदा होती है आपको, ठीक है, ये एक केस बनता है, यानी एक पॉलिटिशियन जो है, एक पावरफुल पॉलिटिशियन जो है वो आपकी लैंड के ऊपर जो आपकी फैमिली से बिलोंग करती है उसके ऊपर इनकरेज करता है, ओके। तो विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, अगर ये जो जुडिशियल सिस्टम है, पॉलिटिशियन हैज़ पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उस जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो जज को अपॉइंट करेंगे और जज को अपनी जो जज की ऑफिस होगी उसके ऑफिस से उसको डिसमिस करेंगे, रिमूव करेंगे, ओके। तो जब आप अपना केस किसी कोर्ट के अंदर लेकर जाओगे तो क्लियरली बात है कि जो जज है वो पॉलिटिशियन का साथ देगा यहाँ पर, यानी पार्शियल टू पॉलिटिशियन का साथ यहाँ पर देगा, क्योंकि जज को यहाँ पर डर होगा कि अगर मैं जो ये पर्सन है इसके बिहाफ पर मैं यानी इसका साथ दूं और पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ यहाँ पर अगर मैं जजमेंट देता हूँ तो फिर वो अपने ऑफिस से या अपनी नौकरी से हाथ धोएगा, तो ये डर रहेगा।
The control that the politician holds over the judge does not allow for judge to take an independent decision. यानी ये जो कंट्रोल है पॉलिटिशियन का जज के ऊपर, जज को अपॉइंट करना, उसको अपने ऑफिस से डिसमिस करना, ये जो चीज़ है ये जज को इंडिपेंडेंट डिसीजन देने से रोकती है, ठीक है ना। यानी जज इंडिपेंडेंट डिसीजन यहाँ पर नहीं दे पाएगा। ओके, दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। यानी ये जो इंडिपेंडेंस, यहाँ पर इंडिपेंडेंस मत हुई, आज़ादी मत हुई, तो ये लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, यही इंडिपेंडेंस जो लैक करती है, ये जो भी जजमेंट होंगी वो पॉलिटिशियन के फेवर में जाएंगी। यानी जज जो होगा वो सब जजमेंट्स जो है देगा वो पॉलिटिशियन के फेवर में यहाँ पर देगा। Although we often hear of the rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Constitution protect against this kind of situation by providing the independence of judiciary. तो हम कभी कभी सुनते हैं यहाँ पर कि जो रिच पॉलिटिशियन जो होते हैं, पावरफुल जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, वो यहाँ पर जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, हमारे जो जजेस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिचुएशन दी है, कुछ यहाँ पर प्रोसीजर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, कुछ यहाँ पर प्रोविज़न दिए हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के। ओके, यानी जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ जजेस को यहाँ पर रोका है। ओके, यानी जज को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसी जो इंडिपेंडेंस, यानी इसी इंडिपेंडेंस की ऑफ जुडिशरी का एक एस्पेक्ट ये भी है, एक पहलू ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ पर रखा है। यानी पावर को, जो पावर हमारी है, पावर को यहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गन है उनके अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर हम इसी को कहते हैं। दिस एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट एज द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपने सेपरेशन ऑफ पावर जो है, एक नया जो कंसेप्ट हमारे सामने है, ये आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है। What this means here is that other branches of government, the legislature, the executive, cannot interfere in the work of judiciary. The court are not under the government and do not act on their behalf. यानी इस सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो दूसरी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, वो जुडिशरी के काम में, यानी जुडिशरी के जुडिशरी के काम में यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जुडिशरी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, यानी कोर्ट जो है यहाँ पर जो हमारे कानून, जो हमारे अदालतें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, सरकार के अंडर नहीं है, और यहाँ पर वो सरकार के बिहाफ पर काम नहीं कर रही हैं। अदालतें जो हैं बिल्कुल आज़ाद हैं, अदालतें जो हैं बिल्कुल अलग हैं। फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ पावर वेल it is also crucial that all judges of the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little influence from these other branches of government. यानी जो हमारे ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमें कंसेप्ट मिला, इससे हमें पता चला कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड, यानी ये चीज़ समझने की, आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्राम दीज अदर ब्रांचेस। यानी ये जो अपॉइंट होते हैं ये बहुत ही लिटिल इंटरफेरेंस से यहाँ पर गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनके लिटिल इंटरफेरेंस से यहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं। वंस अपॉइंटेड टू द ऑफिस इट इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव जजेस। यानी एक बार जब जज अपॉइंट हो जाता है तो फिर उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है इन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के लिए। ओके, it is the independence of judiciary that allows the court to play a crucial role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ही है कि जो यहाँ पर ये चीज़ बताती है कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव है वो अपने पावर का मिस यूज़ नहीं कर सकती। ओके, इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, बिकॉज एवरीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट हैव बीन वायलेटेड। यानी यही जो इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है, यही इसका सबसे बड़ा रोल है कि ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, और हर एक सिटीजन जो है वो उसका ये बिलीव है, इसका ये मानना है कि अगर उसके राइट वायलेट हो जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी कुछ जुडिशरी के बारे में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में हमने जाना यहाँ पर। और यहाँ पर हमने जो व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी का रोल हमने पढ़ा। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कुछ और मज़ीद चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।